गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज कोई स्पेशली ज्योग्राफी का या स्पेशली किसी टॉपिक का मुद्दा हम नहीं लेके आए हैं। आज आपके सामने इंडो पाक रिलेशन में उस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपके ज्योग्राफिकल पार्ट से संबंधित है। रिवर सिस्टम जब हम पढ़ते होंगे तो थोड़ी बहुत बातें ये बताई जाती हैं। रिवर सिस्टम के अंतर्गत ये सारी बातें बताई जाती हैं। ये मुद्दा डिस्कस करने से पहले मैं दो चार बातें मैं क्लियर कर दूं। इंडिया पाक के रिलेशन शुरू से जब से आज़ाद हुआ देश तब से बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहे हैं। थोड़े थोड़े व्यापार को छोड़कर, नहीं तो एकदम आप समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान से कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा रहता ही नहीं। कई बार इसे सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों तरफ से कोशिश की गई है, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इससे बेटा इन दोनों के रिलेशन गड़बड़ होने से बहुत लोगों को फायदा मिलता है, तो वो कोशिश करते हैं कि दोनों के रिलेशन कभी सुधरे ना। और उसमें कुछ खास ही लोग हैं, उसमें हाथ पाकिस्तानी सरकार का भी रहता है, वहाँ की खुफिया एजेंसियों का भी रहता है, वहाँ की मिलिट्री भी खुद चाहती है कि रिश्ते ना सुधरे, क्योंकि उनका खाना दाना उसी से चलता है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें वो करते हैं। अभी हाल ही में अटैक हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं, मतलब भारत का बच्चा बच्चा जानता है। कुछ लोग अगर जो इस भ्रम में हैं कि अटैक हुआ और अभी ये सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने करवाया या ऐसा, तो बेटा वो भ्रम में जी रहे हैं। फिर वो तो नादान है कि अभी सबूत नहीं मिले हैं और ऐसे ही हम लोग एक्शन कर रहे हैं। नहीं, सबूत ठीक ठाक हैं, सेना के पास, एनआईए के पास ठीक ठाक सबूत हैं। और जब उन्हें लगा उन सारे दहशतगर्दों में से दो दो या तीन लोग की डायरेक्ट पहचान हो चुकी है कि पाकिस्तान से उनका रिलेशन था, कुछ यहाँ कश्मीर के भी थे लोकल, तो उनकी सबकी पहचान हो चुकी है, पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। तो सबसे पहले इस दौरान तो मैं ये भी कहूँगा, जिन्होंने अपना परिवार खोया है, जिन्होंने उसमें जिनकी भी जान माल की क्षति हुई, उनके प्रति उनके प्रति हम सब की संवेदनाएं हैं। लेकिन दुख तो उन्हीं को सहना है। तो ईश्वर से यही कामना है, भगवान ऐसी घड़ी में उन्हें दुख सहने की और शक्ति दें, उनका हिम्मत और बुलंद करें। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। तो अगर जो हम सीधे टॉपिक पे आए, ये बड़ा इमोशनल मुद्दा है तो इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर जो हम सीधे टॉपिक पे आए, तो जैसे ही अटैक हुआ उसके दूसरे दिन आप देखे कि 5 बड़े एक्शन लिए गए। 5 बड़े एक्शन में सबसे बड़ा, जो सबसे इफेक्टिव एक्शन विद्वान लोग बोल रहे हैं, वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, पहली बात इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये है क्या, इसमें प्रोविजन क्या क्या थे, ये अगर जो सस्पेंड हुआ तो इससे क्या तुरंत कुछ फायदा होने वाला है या तुरंत कुछ नुकसान होने वाला है, क्या एक्शन हो सकता है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अगर जो बात किया जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा, मतलब कई क्लास, कई दिन, कई महीने कम पड़ जाएंगे बात करने के लिए। लेकिन हमारा थोड़ा सा नैरो स्टडी रहेगा, हम इसी पर फोकस रहेंगे, हम इधर उधर नहीं होंगे। इंडिया पाकिस्तान का विवाद, और उसमें उस विवाद में सिंधु जल समझौता, उस विवाद में सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता डिस्कस करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए, दोनों देश दोनों देश बेटा आजाद होते हैं 1947 में। दोनों देश क्या, एक के देश आजाद हुआ बाद में मिला, एक देश आजाद हुआ बाद में दूसरा उससे अलग हुआ, वो तो ब्रिटिश अपनी हुकूमत चल रही थी। इसके बैकग्राउंड में भी हम जा सकते हैं, इसके पीछे भी जाया जा सकता है। इसके पीछे जब जाओगे तो कई चीजें मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि बंटवारा हुआ नहीं, बंटवारा कराया गया था, इससे भी कुछ लोगों का फायदा था। उस पर डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस इंडस वाटर ट्रीटी पे है। इन्होंने अपना संविधान जल्दी जल्दी पूरा किया, 49 में इन्होंने अपना संविधान पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने अपना संविधान लागू कर दिया, इंडिया ने अपना संविधान लागू कर दिया। पाकिस्तान का संविधान पूरा होते होते वो बेटा 1956 तक उनका संविधान लागू हुआ।
56 हो गया इनका संविधान लागू होते होते। धीरे धीरे वो बना रहे हैं, उसी में खेल रहे हैं। अब इस दौरान जिन्ना की मौत हुई, इस दौरान जिन्ना की मौत हुई। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। लियाकत अली की शायद रावलपिंडी में हत्या कर दी जाती है, लियाकत अली का मर्डर कर दिया गया। कहा जाता है लियाकत अली और नेहरू बड़े अच्छे दोस्त थे। लियाकत अली नेहरू बड़े अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान के रिलेशन और इंडिया के रिलेशन ये बहुत अच्छा करना चाहते थे, तो इनका मर्डर कर दिया गया। इनका मर्डर कर दिया गया, अब ध्यान से समझना, इनका मर्डर कर दिया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को कोशिश की गई कि पाकिस्तान किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए। इंडिया इंडिया क्या कर रहा था इस समय? इंडिया अपने आप को डीमिलिटराइज कोशिश कर रहा था कि हम किसी सैन्य संगठन में शामिल ना हो, इसलिए इंडिया बन गया नेम का सदस्य। और पाकिस्तान को दो बड़े बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया। दो बड़े बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया। मैं इंटरनेट खोल के ऑर्गेनाइजेशन दिखा दे रहा हूं। उन दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखो, उसका नाम था सेंटो, सेंट्रल, ध्यान देना, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दीजिए, इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, मतलब आज का बांग्लादेश, पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था। दूसरा जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था बेटा, दूसरा वाला, उसका नाम था सेंटो, अब होता है साउथ एशियन, दूसरा था साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 1954 में बना था, मनीला फिलीपींस में इसकी राजधानी थी, है ना, मनीला फिलीपींस में सॉरी बना था। और ये ऑर्गेनाइजेशन 1954 में सितंबर में बनता है और जून 77 में ये खत्म हो जाता है। ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। दोनों में जो लीड कर रहे थे, दोनों में जो लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री, या तो यूनाइटेड किंगडम या तो यूएस लीड कर रहा था। तो कुल मिला जुला के हुआ ये कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उस मिलिट्री ट्रैप में फंसाया जाने लगा। कुछ समय बीता, 54 में मिर्जा साहब यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। मिर्जा साहब आईपीएस थे, इस्तकंद मिर्जा करके नाम था इनका। मिर्जा साहब आईपीएस थे, अच्छा, पॉलिटिकल सर्विस होती थी, तो मिर्जा साहब आईपीएस थे। आज जहां बवाल हुआ है पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में ही उनका जन्म हुआ था, मतलब आज का भारत जो है मुर्शिदाबाद में उनका जन्म हुआ था। मिर्जा साहब आईपीएस थे, मिर्जा साहब राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने ही संविधान वहां का, मतलब इन्हीं के कार्यकाल में संविधान लागू हुआ। धीरे 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 करके कुछ ऐसी कंडीशन आने लगी, इधर भी हमारा बवाल चल रहा था। हमारे यहाँ कुछ डिस्टरबेंस क्या था, इंडिया में कुछ डिस्टरबेंस क्या था? इंडिया में बेटा लिंग्विस्टिक बेस्ड, भाषाई आधार पे राज्यों की मांग, आंतरिक चीजों में कलह हमारे यहाँ थी। इनके यहाँ अलग आंदोलन था। 1954 से लेकर अगर जो कहें तो 3-4 प्रधानमंत्री बदल चुके। अब मुझे उनका नाम एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, 3-4 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। इस समय पाकिस्तान में जो सैन्य नेतृत्व था वो कर्नल अयूब खान के पास था। अयूब खान ने मिर्जा साहब को इतना मजबूर किया कि 56 में उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मिर्जा साहब पाकिस्तान छोड़ देते हैं। मिर्जा साहब पाकिस्तान छोड़ देते हैं तो जो पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था, अयूब खान ने उसे, उस संविधान को सस्पेंड कर दिया। यह संविधान सस्पेंड होता है। संविधान सस्पेंड हुआ, संविधान सस्पेंड हुआ, मार्शल लॉ लग गया और राष्ट्रपति कहो या सब कुछ कर्नल अयूब खान बन गए। पाकिस्तान में चुनाव इसके बाद नहीं होता है, आई होप 1969 तक चुनाव नहीं होता है। यह भी हमारा एक टेंशन की बात थी। और इसी समय के आसपास स्वेज नहर का संकट आया। इसी समय हमारे यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर फोकस थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। तो दोनों में ध्यान से देखो, एक जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक जगह मिलिट्री गवर्नमेंट है। बेटा अगर जो दोनों का नेचर अलग अलग हो तो दोनों में पटरी कभी हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा जनता की सुनती है,
उसे जनता से मतलब रहता है। कोई जनता कभी लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहती, उन्हें अपने इकोनॉमिक्स से मतलब होता है। जैसे कश्मीर के लोग हों, कश्मीर के लोग या कहीं के लोग हों, किसी को एक बार किसी के उस समुदाय के लोगों को मार दोगे, दो चार लोगों को मार दोगे, वो शायद भूल जाए, लेकिन बेटा किसी के पेट पे लात मारे, किसी की रोजी रोजगार अगर जो आप छीनने की कोशिश की, वो बात नहीं भूलता। हॉब्स ने यही तो कहा था अपनी किताब में कि एक आदमी अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, लेकिन अपना आर्थिक नुकसान करने वाले को कभी नहीं माफ कर सकता। तो पहलगांव में जो अटैक हुआ, पाकिस्तानियों ने क्या किया? उन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने क्या किया? उनका सीधा सीधा पर्पज था टूरिस्ट को मारना। इतनी ज्यादा कैंसिलेशन हुई, इतना ज्यादा, अब सोचो कितने साल तक पहलगांव कोई जाने से पहले 4 बार सोचेगा। तो किसको नुकसान हुआ? वहां स्थानीय लोगों को, वहां स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ। तो जब भी कभी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है तो वो जनता की सुनती है। अगर जो जनता का नहीं सुनेगी, अगली बार 5 साल बाद चुनाव नहीं होगा, 5 साल बाद उन्हें फिर से जनता चुनेगी नहीं। यहां कोनो मतलब ही नहीं था। ये इन ट्रीटीज की सीटो सेंटो जो बना था, इनको सुन रही थी। इनको पैसा देने वाले कुछ विदेशी लोग थे, वो इनका सुन रही थी। धीरे धीरे मामला क्या हुआ, देखो दोनों देशों में बेटा अंग्रेज तो कुछ छोड़ के गए नहीं थे। दोनों देश, बोथ कंट्रीज आर डिपेंडेंट ओनली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। भारत का हिस्सा जो पंजाब हरियाणा वाला हिस्सा, वही ज्यादा पैदावार दे रहा था। पाकिस्तान का भी वही हिस्सा ज्यादा पैदावार दे रहा था। तो दोनों जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो धीरे धीरे करके दोनों में कई विवाद शुरू हुए। उसमें कई विवादों में एक विवाद था सिंधु जल का विवाद। अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप पीछे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। दोनों में धीरे धीरे करके, देखो नेचर बदला, नहीं तो कोई विवाद बेटा सॉल्व, मतलब ऐसा कोई विवाद ही नहीं है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। दोनों सरकारों का नेचर बदलता गया, उसके बाद विवाद बढ़ते गए। तो विवाद बढ़ता गया, तो फिर सोचो कि विवाद सॉल्व करने के लिए दोनों ने मैकेनिज्म क्या सेट किया। विवाद सॉल्व करना है भाई, और विवाद कैसा है? कई विवादों में से एक विवाद है सिंधु जल का विवाद। सिंधु जल का विवाद इसलिए है क्योंकि पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर। पर्पज एग्रीकल्चर है, खेती पर्पज है। दोनों देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, दोनों देश हो, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों देश बेटा, दोनों देश कर्ज लेते थे। और वो कर्ज देने वाली संस्था थी आईबीआरडी, इसे वर्ल्ड बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, दोनों इसी से कर्ज लेते थे। ठीक ठाक ये कर्ज, रियायती दर पे कर्ज देता था, और ये अपना डेवलपमेंट का काम करते थे। दोनों देश, बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा था आजादी के पहले, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। तो दोनों देश आईबीआरडी से कर्ज लेते थे। जैसे गांव में एक चौधरी होता है, मतलब बड़ा आदमी। चौधरी का मतलब बड़ा आदमी, कोई जातिगत इंडिकेशन नहीं है, कास्ट। तो कोई एक बड़ा आदमी होता है धन के मामले में। कोई दो आदमी आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन उसी बड़े आदमी के पास वो पैसा लाने कभी की गरज पड़ती है, कभी उनका काम पड़ता है, उसी के पास पैसा लाने जाते हैं। जब उन दोनों लोगों में, जो पैसा लाने जाते हैं, उनमें जब विवाद होता है, वो किसी की नहीं सुनते, तो गांव भर मिल के कोशिश करते हैं कि जिनसे ये दोनों पैसा लाने जाते हैं उन्हीं को बीच में बैठाओ। उनकी नहीं सुनेंगे तो अगली इंस्टॉलमेंट फिर तो लेने जाएंगे। भारत पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये किसी की नहीं सुन रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक को बीच में आना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो कर्जा दे रहा था उसे वापस करना है। वापस करने के लिए इन्हें ठीक से खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती के अलावा इनके पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। लोग बेटा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला फैक्ट्रियां, विदेशी सरकारें यहां फैक्ट्रियां लगा रही थी कि कुछ इनके पास हो जाए। इनके पास एग्रीकल्चर के अलावा कुछ था नहीं। तो आईबीआरडी बीच में बैठा, और आईबीआरडी बीच में बैठा, और उसके बाद सिंधु जल समझौता उन्होंने कराया। तो सिंधु जल समझौता कराया तो नेहरू बहुत लिबरल थे। नेहरू बहुत लिबरल थे। वो मतलब कुछ कुछ बहुत ज्यादा पिन किए ही नहीं, जैसा वो समझौता हो रहा है वैसा समझौता करा दिया गया। भाई ठीक है, जिस तरीके से हो रहा है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सब पर हाँ हाँ करते हुए चले गए। अच्छा, नेहरू थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी थे कि ऐसा मामला हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी अच्छा हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। भाई उस समय की परिस्थितियां, इतना सोचना भी बड़ी भारी बात थी। तो जब सिंधु जल समझौता कराया गया, तो ये सारी नदियां सिंधु में, ये प्रमुख नदियां हैं सिंधु की, ये प्रमुख नदियां हैं।
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस मैप में। सिंधु जल समझौते में सीधी बात यह रही कि जो नदियां पश्चिम की तरफ दिख रही हैं, एक दो और ये तीन, एक दो तीन कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब। तो आईबीआरडी ने समझौता कराया, और आईबीआरडी ने समझौता किसके किसके बीच में कराया? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर 1960 में, 19 सितंबर का डेट था, सितंबर 1960 में यह समझौता कराया। वर्ल्ड बैंक में एक तरफ उसके शासक बैठे थे पाकिस्तान के, कर्नल अयूब खान प्रेसिडेंट बने हुए थे। इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री थे, और ये नेहरू जी। तो समझौते में ये बात ऐसे सीधी सीधी तय हुई कि ये नदियां जो वेस्ट की तरफ दिख रही हैं, मतलब अब इंडिया के हिसाब से देखो तो नॉर्थ में है, लेकिन अगर जो इस प्लेन के हिसाब से देखो, मैदान में, ये पंजाब का मैदान है, तो पंजाब के मैदान के हिसाब से अगर जो देखेंगे, तो जो नदियां वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, एक दो तीन बड़ी नदियां, इंडस, झेलम और चेनाब। ध्यान देना, ट्रीटी में कहीं कहीं गड़बड़ी आपको लगेगी, कहीं कहीं दिक्कत अगर जो आपको लगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ। नदियों का टोटल पानी, मान लेते हैं अगर जो नदियों में 100 लीटर पानी हो, 100 लीटर पानी नदी में होता नहीं, बहुत ज्यादा होता है, मान लेते हैं 100 लीटर पानी हो, तो 20 लीटर पानी नदी में छोड़ देना है, नदी डेड ना करे। 80% पानी का यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। तो इन नदियों का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान यूज करेगा। फिर कहा गया, क्योंकि ये नदियां इंडिया से होकर जा रही हैं, इंडिया में यहां बसावट है, सेटलमेंट है, तो इंडिया इसका पानी का पीने के लिए यूज कर सकता है, और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब पानी कहीं डाइवर्ट नहीं करना है, कहीं दूसरे जगह नहीं भेजना है, बस पानी पे डैम वगैरह करके, हल्के छोटे मोटे डैम बना के आप बिजली उत्पादन कर सकते हो, पानी को टरबाइन पे गिरा के फिर पानी को बेसिन में ही छोड़ सकते हो, और पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। डाइवर्ट करने के लिए बैराज बनाना पड़ता है, रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े, बड़े बड़े रिजर्वायर नहीं बना सकते। नदी के बेसिन में कोई चेंज नहीं कर सकते, इस ट्रीटी में ये भी था, नदी के बेसिन में कोई चेंज करने का मतलब, ये ट्रीटी इतनी हार्ड बनाई गई, बेसिन में चेंज ना करने का मतलब बेटा, इन नदियों में अगर जो कोई रिजर्वायर, कोई डैम बना है, तो उस डैम के नीचे जो सिल्टिंग होती है, जो मिट्टी जम जाती है, डैम की गहराई कम हो जाती है, उस मिट्टी को भी नहीं निकाल सकते। मतलब इस लाइन का मतलब ये निकाला गया कि नदी के बेसिन में कोई चेंज नहीं कर सकते, जो नेचुरल नदी का बेसिन है वही आप बनाए रखोगे। और इंडिया की मैं बात बताऊं, इंडिया ये सारी बातें अभी तक मानता था। इवन कई ऐसे डैम हैं इन नदियों पर जिससे भारत पानी निकालता है, और डैम की गहराई कम हो जाती है, क्योंकि बार बार बेटा हिमालय की नदियां हैं, ये हिमालय को काट काट कर मिट्टी लाती हैं, सिल्ट, सिलिका, क्ले लाती हैं। जब डैम की गहराई कम हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हो जाता है, हम वहां का मिट्टी, वहां का सिलिका, अंदर जो बालू है, नहीं निकाल के नदी में डाल सकते, क्योंकि साफ साफ इसमें कहा गया है नदी का बेसिन आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। अब आपको यहीं से पता लग रहा होगा कि अगर जो हम इंडस वाटर ट्रीटी स्टॉप कर दिए हैं, उसे होल्ड कर दिए हैं, उसे फ्रीज कर दिए हैं, तो हम क्या क्या इंस्टेंट कर सकते हैं इसी ट्रीटी से, आप समझो। फिर ऐसे ही कहा गया, ये नदियां, इन नदियों का, जो पूरब की तरफ नदियां हैं, पूरब की तरफ नदियां हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो कौन कौन सा? रावी, ब्यास और सतलज। इनका 80% पानी यूज करेगा इंडिया। तो इनका 80% क्या, हम 40% नहीं यूज कर पाते, सारा का सारा रावलपिंडी, इन सब हैदराबाद वगैरह होते हुए ही चला जाता है अरब सागर में, इसका भी हम ठीक से नहीं यूज कर पाते। अब इन 6 नदियों की अगर जो बात करें, इसमें देखो, इसमें जो ऊपरी बेसिन वाली नदियां हैं, इनमें पानी ऑटोमेटिकली ज्यादा रहता है, क्योंकि ये पूल एरिया से बहती हैं। इनमें सियाचिन से लेकर बड़े बड़े ग्लेशियर्स का पानी आता है। तो कहा जाता है जब बंटवारा हुआ था तो बराबर नहीं हुआ था। जब घर में अनाज पानी का बंटवारा होता है तो परिवार देख के बंटवारा किया जाता है। अगर जो आपकी ग्रामीण
पृष्ठभूमि होगी तो आप देखते होंगे जब घर में कभी कोई किसी का घर बंटता है तो जमीन जायदाद तो बराबर बराबर बटेगा दो घर में, लेकिन जब अनाज का बंटवारा होता है तो ऐसे नहीं बंटवारा होता है। वो बंटवारा होता है, देखा जाता है उसके पास कितने परिवार हैं, इसके पास कितने परिवार हैं, तो परिवार के हिसाब से अनाज दिया जाता है फिर जब बंटवारा होता है। तो भाई आप खुद सोचो कि जब ये घर बंट रहा था तो ये पानी को परिवार के हिसाब से देना चाहिए था, परिवार के हिसाब से ना भी देते तो कम से कम बराबर बराबर देना चाहिए था, लेकिन मामला हुआ नहीं। ऊपर वाली वो नदियां जो पूरी तरीके से सदावाहिनी नदियां हैं, इनमें पानी कम ही नहीं होता, वो पाकिस्तान के हिस्से में कर दिया गया और तमाम तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। नीचे वाली नदियां ब्यास और रावी जिनमें पानी बहुत ज्यादा नहीं रहता, सतलज थोड़ा पानी रहता है, वो नदियां भारत के हिस्से में कर दी गई। लेकिन ठीक है, भारत सरकार कोई दिक्कत नहीं, भारत सरकार अपना मैनेज कर रही थी। कभी कभी विवाद होने पर, जैसे कुछ विवाद बड़ा बड़ा किशनगंगा विवाद होने पर, बुलबुल विवाद होने पर, भाई वर्ल्ड बैंक ने खारिज कर दिया था ये सारे विवाद, इंडिया के जो पक्ष थे उसे खारिज कर दिया। यूएनएचसी में, ह्यूमन राइट कमीशन ने में इंडिया की सरकार गई, उसके बाद इस विवाद को जीता, यहाँ के लोगों को बिजली मिल पाए। तो ये सारी ट्रीटी थी। अब इस ट्रीटी को इसे हर साल इसकी वर्षगांठ होती थी, सालगिरह होती थी। हर साल पाकिस्तान और इंडिया के जो डेलीगेट्स थे वो इन नदियों के आसपास आते थे, कितना क्यूसेक पानी है वो चेक करते थे, और अगर जो कोई बात विवाद होने पर तो इस बार सुधारा जाता था। इस ट्रीटी में अंतिम बात यह भी लिखी गई है कि ये ट्रीटी तब तक मानी जाएगी जब तक दोनों देश सहमत हों, और ये ट्रीटी दोनों देश तोड़ सकते हैं, कुछ कंडीशन दे दी गई। अगर जो कोई युद्ध हो जाए तो दोनों देश तोड़ सकते हैं ये ट्रीटी, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दोनों देश ट्रीटी कुछ दिन पहले सूचना देंगे और इस ट्रीटी से बाहर हो सकते। भारत पाकिस्तान के बाद 2 3 4 तो कॉन्फ्लिक्ट बड़े बड़े हुए भाई, 65, 71, फिर करगिल, 3 4 कॉन्फ्लिक्ट बड़े बड़े हुए, लेकिन भारत सरकार बहुत ही ज्यादा लिबरल थी। हमारे यहाँ आप आईआर में पढ़ते होंगे गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था चूंकि हमारी साइज बड़ी है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हमें कुछ किसी से पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें देते ही रहना चाहिए, उसका फल मिलेगा। हम यहाँ चारों तरफ, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इन सबों में बड़े भाई टाइप के हैं, तो हमें देते रहना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन कुछ इस टाइप की थी, इसीलिए हमने भी इग्नोर करना शुरू किया, चाहे वो करगिल वार हो, ये सारी बातें। 2008 में बेटा हमला होता है कसाब का, तब इस ट्रीटी को लेकर बात उठनी ज्यादा शुरू हुई। 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2015 में फिर इस ट्रीटी को लेकर इस सरकार की आंख थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है कि भाई ये ट्रीटी तो गड़बड़ है। इस ट्रीटी को लेकर एक आध बार नरेंद्र मोदी थोड़े सख्त हुए, उन्होंने कई लहजे में बोला कि अब हम इस ट्रीटी को बहुत ज्यादा होल्ड मान नहीं सकते, क्योंकि अब ये ट्रीटी रिलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, बहुत ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। हमने टारगेट किया है कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी पर 50% से अधिक डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमने टारगेट किया है 2070 तक हम कार्बन इमिशन ही खत्म कर देंगे। हमारा ये टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा अगर जो हम ये ट्रीटी मानेंगे, ये ट्रीटी हमारे रास्ते में अवरोध है। होते होते और सख्त कदम लिया जाता है 2024 जनवरी में। 2024 जनवरी में 2024, अब पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, 2024 जनवरी में पाकिस्तान की जो अथॉरिटी थी इंडस वाटर ट्रीटी को अथॉराइज कर रही थी, उनको मैसेज भेजा जाता है कि अब हम ये ट्रीटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसे आप रिवाइज कीजिए। 2024 के सितंबर में बेटा, 2024 के सितंबर में जब इसकी वर्षगांठ थी, तब उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से फिर से कहा कि अब हम इस ट्रीटी को रिवाइज करेंगे, अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे, आप अपना देख लो। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ये पहली बार कर रही है, सरकार का मूड तो इसके लिए था ही, तो सरकार इसके लिए तैयार तो धीरे धीरे हो ही रही थी कि इसे करना है, इसे करना है। अच्छा, सरकार का कुछ दबाव भी रहता है, आपको भी पता है, सरकार बस चांस ढूंढ रही थी कि भाई किस तरीके से जल्दी से कर दिया जाए, क्योंकि
दबाव क्या रहता है, क्योंकि ये सारी नदियां, इन सारी नदियों में दो जो मेजर रिवर हैं उनका जो ओरिजिन है वो चाइना से है। अगर जो आप कोई ट्रीटी नहीं मानोगे, पाकिस्तान को परेशान करोगे, तो चाइना से भी हम परेशान हो सकते हैं बेटा, क्योंकि यहीं से, जहां से इंडस रिवर निकलती है, यहीं चेमेयांगदुंग से ब्रह्मपुत्र निकलती है। अगर जो हम कोई ट्रीटी नहीं मानेंगे तो हम किसी को इस बात के लिए दबाव नहीं दे सकते कि वो भी ट्रीटी या कोई भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट माने। चाइना वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरनेशनल पर दबाव भी था, काहे बेवजह हम ट्रीटी वो करें। लेकिन एक चांस अचानक मिला और सरकार ने सारे धर्म तोड़ दिए और बहुत अच्छा किया। भाई अब सारा सब कुछ विनम्रता गई तेल लगाने। एक फिल्म में कहता है ना, अब विनम्रता गई तेल लगाने। अब कोई विनम्रता नहीं, अब एक्शन होगा। तो सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया। एक्शन में ये एक कड़ा एक्शन है, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना, ये एक कड़ा एक्शन है। जब अटैक हुआ तो पूरी ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई। इंडस वाटर ट्रीटी ये सस्पेंड कर दी गई। अब इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? पहला, इंडस वाटर ट्रीटी अगर जो सस्पेंड हुई तो उसके लिए क्या चैलेंजेज है? इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई तो पहला, अगर जो आपके दिमाग में ये लग रहा है कि जैसे ही ट्रीटी सस्पेंड हुई तैसे पानी रुक गया, बेटा ढक्कन वहां नहीं लगा है कि आप स्क्रू इधर करोगे पानी रुक जाएगा। पानी तुरंत नहीं रुका, तो ध्यान रखना, पानी तुरंत नहीं रुका। तो पानी रुकने में कितना समय लगेगा? पानी हम नहीं रोक सकते इतना आसानी से। पहली बात तो ये पेरिनियल रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर में बहुत ज्यादा पानी होता है। आपको याद होगा 18-18 फीट पाकिस्तान में कई जगह पे पानी लग गया था, इतना पानी था, पाकिस्तान डूब गया था उसके पिछले साल बाढ़ में। तो इसमें इतना ज्यादा पानी है कि पानी रोक नहीं सकते। पानी रोकने के लिए यहाँ तमाम बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जिसमें समय लगेगा। तो इंस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, जिन नदियों जिन नदियों की हम आज तक साफ सफाई भी नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो इंडस रिवर हो, चाहे वो झेलम रिवर हो, चाहे वो चेनाब रिवर हो, जिन नदियों का बेसिन हम चेंज ही नहीं कर पा रहे थे, अब हम तुरंत उसका बेसिन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वहां से सिल्ट निकाल सकते हैं और सिल्ट निकाल के कहीं और नहीं डालना है, बम बमा के आगे बेसिन में फेंक देना है, वो पानी बह के पाकिस्तान में जाए। पाकिस्तान वाले समझें, क्योंकि वो सिल्ट हमने नहीं डाला, वो सिल्ट कई जगहों से इकट्ठा हुआ है, कई सालों से इकट्ठा हुआ है, वो नदी का सिल्ट है और उसे नदी में जाना चाहिए। बस डैम हमारा ना बना होता, रिजर्वायर ना बना होता, तो हम उस सिल्ट को आगे बढ़ाते। इन नदियों पर हम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम डैम बना के हम जम्मू कश्मीर को अच्छी और क्लीन एनर्जी दे सकते हैं। इन नदियों की बात अगर जो हम करें, इन नदियों पर जो जो डिस्प्यूट थे, हम उस डिस्प्यूट्स को टेकल कर सकते हैं। उसे हम, अब जब अगर जो ट्रीटी नहीं है तो ट्रीटी से सस्पेंड हो गया, तो उसे हम आराम से टेकल कर सकते हैं, उसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, बुलर बैराज जिसे हम तुलबुल प्रोजेक्ट कह रहे हैं, तुलबुल प्रोजेक्ट की ऊंचाई, ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बोला था कि आप इतना ऊंचा डैम नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रीटी के हिसाब से ये पाकिस्तान की नदी है, झेलम पाकिस्तान की नदी, झेलम पाकिस्तान की नदी। अब ये सारी बातें, इस पर कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी तरीके से कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये ड्रॉबैक इसलिए है, कहा जाता है बेटा पाकिस्तान नहरों का देश है। पाकिस्तान नहरों का देश है और ये नहरें लगभग लगभग सारी नहरें कहीं ना कहीं इंडस बेसिन के अंतर्गत आती हैं। और अगर जो इन नहरों में कोई कुछ और चीजें एक्स्ट्रा गई, सिल्टिंग इन नहरों में भी होने लगा, पानी कम जाने लगा, पानी का बैरियर होने लगा, तो जिस तरीके से उन्होंने पहलगांव में वहां के स्थानीय लोगों को पेट पे लात मारा है, पेट पे लात मारने का मतलब वहां किसी टूरिस्ट को मार दिया, अब टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दिया, वहां के लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो गया। ऐसा विद्वान ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि इन लोगों के भी जब तक पेट पे लात नहीं पड़ेगा तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा। पाकिस्तान की हालत ऐसे ही खस्ता हाल है। और अगर जो उनका कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर गड़बड़ हुआ तो वो तो ऐसे ही तबाह हो जाएंगे। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में लगभग 200% से ऊपर है, 250% के लगभग फूड इन्फ्लेशन अभी कुछ दिन पहले था। टमाटर खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसे लोग ले जा रहे थे, वो तो हमारे यहाँ भी था, लेकिन हमारे यहाँ 100 के पार नहीं गया, यहाँ बहुत ज्यादा था।
पेट्रोल खूब महंगा हो रहा था, डीजल खूब महंगा हो रहा था, सरकार उसी से उस पर और टैक्सेस बढ़ा रही थी। तो कहा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी की मार अभी तो स्लो स्लो दिखेगी, लेकिन फ्यूचर में अगर जो सरकार इस पर कायम रहे, इस पर ठीक से इसे इम्प्लीमेंट करे, तो इसकी मार फ्यूचर में बहुत जबरदस्त दिखेगी। हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जब तक पाकिस्तान कोई चीजें, इस सारी चीजों को टैकल नहीं कर सकता, तब तक ये टीटी होल्ड रहेगी। तो ये भी हो सकता है कि भाई भविष्य में रिश्ता अच्छा हो जाए तो ये रिज्यूम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगने वाला नहीं है। नहीं भी होना चाहिए। कभी कभार शांति के लिए थोड़ा युद्ध जरूरी होता है। तो कभी कभार आपके बगल वाला, हॉस्टल वाला अगर जो बहुत ज्यादा चे चपड़ किए, तो कभी कभार दो चार लाफा शांति के लिए जरूरी होता है। हालांकि वायलेंट तो कभी भी अच्छा नहीं होता, युद्ध किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभार जरूरी ही होता है। कभी कभार दम दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो लोग कायर समझते हैं। जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, सौदागर फिल्म देखे होंगे, ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि लोग बुजदिल समझने लगे। तो ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, ठीक है, आपके पास ताकत है, तमीज चाहिए, लेकिन ना तमीज मत देखो, इतना तमीज मत दिखाइए कि लोग कहें कि नहीं यार, दम तो है ही नहीं, बुजदिल है। तो इंडिया के साथ वही हो रहा था, और अब एक्शन की तैयारी है। तो एक्शन 3 4 5 एक्शन लिया ही गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर कई देशों के, कल की बात है, कई देशों की एम्बेसी को भी सूचना दे रहे हैं कि ऐसे ऐसा हमारे यहाँ हाल है। सूचना देने का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन ऑफिशियली बता देना होता है कि हमने आपसे आपसे ये सारी बातें बताई थी, और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हम उसे न्यूट्रल समझ रहे हैं, हम उसे पॉजिटिव समझ रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने भी अपने एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिए, तमाम चीज़ें, उससे उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि हम एयर स्पेस यूज़ करते हैं तो उनको पैसा देते हैं, पैसा नहीं देंगे, ऐसे ही थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा लगाएंगे, अरब सागर से होके जाएंगे, कहीं जाना होगा। तो दोनों देश आपस में एक दूसरे से अपना जो बन पाए कर रहे हैं, और हमारी भी सेनाएं, हमारी भी खुफिया एजेंसी उस पर लग चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से कहा ही, धरती के आखिरी कोने पर हम उन्हें ढूंढेंगे और सजा देंगे। जैसे इजराइल की पीएम ने कहा था, उसके बाद ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया था, ऐसा कुछ ऑपरेशन चलाया था। तो उम्मीद करते हैं हमारी भी सरकार उन दोषियों को पकड़ेगी और सच में ऐसी सजा देगी कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो कुल मिला जुला के इंडस वाटर ट्रीटी यही था बेटा। इंडस वाटर ट्रीटी में ये सारे छोटे मोटे विवाद थे, और इस विवादों के नाते, इन विवादों के नाते पाकिस्तान भारत में हमेशा न्यूज़ का मुद्दा रहा है। जब भी हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो थोड़ी चर्चा होती है, इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यही बात थी। फिर किसी न किसी मुद्दे पे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।